स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। कल ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया था। नितिन की नवीन टीम में 65 लोगों को शामिल किया गया है। अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों के प्रभारी को बदल दिया है। विनोद तावड़े को कल बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और आज उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विनोद तावड़े के साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पूनिया को भी नितिन नवीन ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। साथ ही बीजेपी की सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज तरुण चुग को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि यूपी और पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात में 2027 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अब चुनावी राज्यों में अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और शुरू कर रही है। कल ही नई टीम का ऐलान होता है और इस नई टीम में शामिल अब किरदारों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपनी शुरू हो गई है। विनोद तावड़े को एक बार फिर से यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, तो सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, एक करके बात करते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की और विनोद तावड़े की कर लेते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी विनोद तावड़े के कंधे पर है? बिल्कुल प्राची, बड़ी जिम्मेदारी जो कि कंटिन्यूटी में है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर पुरानी टीम में भी थे, इस टीम में भी उनको जगह मिली है, उसी प्रकार से पुरानी टीम में भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। एक बार फिर से उनके ऊपर ही ये भरोसा जताया गया है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। तो समझा जा सकता है कि एक कितना बड़ा टास्क होगा उनके हिसाब से। और बीजेपी महामंत्रियों की सूची देखें तो उन महामंत्रियों की सूची में आपको पहला नाम विनोद तावड़े दिखेगा। स्वाभाविक तौर पे पार्टी में उनके प्रोफाइल के हिसाब से आप जो वरीयता क्रम महामंत्रियों के हिसाब से आप समझ सकती हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, लेकिन एक बात ज़रूर ये रहती है कि जो आपका सीनियर मोस्ट नेम है उसको आप सबसे ऊपर रखते हैं। तो एक हाई प्रोफाइल महामंत्री वो हैं ही। महाराष्ट्र में ऑलरेडी उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में जब दिल्ली आए तो फिर आपने देखा कि किस प्रकार से पहले हरियाणा में वो प्रभारी थे, फिर बिहार में प्रभारी थे और बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई थी पहले से, आज एक बार फिर से दी गई है। यानी कि इस टर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बतौर महामंत्री उन्हीं के ऊपर रहेगी। और अगले साल जब चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर पार्टी का संगठन, पार्टी का बूथ, पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मजबूती के साथ पार्टी को चुनाव जिताने में मदद कर सके, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से प्रभारी की जिम्मेदारी, प्रभारी की भूमिका और बढ़ जाती है ये सोचकर कि एक चीज़ तो कि तीसरी बार आप सरकार में जा रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी न सिर्फ लोगों में बल्कि कार्यकर्ताओं में आने का भी एक अंदेशा रहता है। तो उस अंदेशे को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए, वो एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन के नेताओं के ऊपर रहती है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका विनोद तावड़े की ही रहेगी। दूसरी चीज़ की आमतौर पर प्रभारी जब बनाया जाता है तो उसमें कोशिश ये रहती है कि संगठन और सरकार, अगर वहाँ पर पार्टी की सरकार है तो संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल कराया जा सके और अगर कोई गैप है तो उस गैप को पूरा कराया जा सके। तो ये सारी चीज़ें विनोद तावड़े बखूबी करने के लिए जाने जाते रहे हैं और उसी लिहाज से उनको उत्तर प्रदेश की भूमिका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दी है प्रभारी के तौर पर। बिल्कुल देवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के सामने चैलेंजेस क्या है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही, इसके साथ ही साथ संगठन स्तर पर अखिलेश यादव के एक्टिव होने से, सॉफ्ट हिंदुत्व पर टारगेट करने से क्या चैलेंजेस हैं जिन पर काम विनोद तावड़े करेंगे? और जैसे प्राची, स्वाभाविक तौर पर चैलेंज की अगर आप बात करें तो एक बहुत आसानी के साथ अगर चीज़ों को समझें तो 2014 की लोकसभा का चुनाव के जो नतीजे रहे हों, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हों या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हों, इन तीनों इलेक्शन में अगर आप देखें तो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। और दूसरा, विधानसभा चुनाव के हिसाब से आप बात करें तो 2017 की जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे, फिर 2022 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उनमें भी सीटों में पहले की तुलना में कमी आई है। तो एक लंबे समय के बाद ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है राजनीति में। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था वो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि पार्टी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पावर सेंटर वहाँ पर है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ की कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, बनारस से। योगी आदित्यनाथ जैसे पॉपुलर लीडर वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे कंडीशन में इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी में वहाँ संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। तो फिर नतीजे कैसे वैसे आ गए, तो ये पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था। और वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये पार्टी के लिए कि अपने कार्यकर्ताओं को वो निराशा से बचाए,
कास्ट कॉम्बिनेशन का बेहतर तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे चैलेंजेज अपोजिशन के द्वारा आएंगे। अपोजिशन के द्वारा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कास्ट को लेकर, या फिर दूसरी चीज़ें जो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कही जाती हैं। तो ये सारे चैलेंजेज आने स्वाभाविक है वहाँ से, और क्योंकि तीसरी बार किसी भी सरकार का चुनाव में जाना अपने आप में एक बड़ा टास्क रहता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के लिहाज से अगर आप देखें, तो उन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की नहीं रहेगी, बल्कि संगठन की भी रहेगी। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिहाज से बात करें, दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर रहेंगे, तो ये दो बड़े चेहरे रहेंगे। लेकिन संगठन पूरी सक्रियता से उन चेहरों का ग्राउंड पर इस्तेमाल कर सके, ये जिम्मेदारी संगठन की रहेगी। और वहां पर संगठन के प्रभारी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि अलग अलग पॉकेट में कहीं भी कोई असंतोष है या ऊर्जा की कमी है तो उसमें वो सकारात्मक ऊर्जा भर सके। क्योंकि चैलेंजेज आप देखें तो बहुत सारी चैलेंजेज 2024 के बाद भी आए हैं, जिसमें चढ़ावा चोरी जैसे नैरेटिव अपोजिशन लगातार फैला रहा है। जी देवेंद्र, एक वो राज्य है जहां तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी जा रही है, और एक वो राज्य है जहां बीजेपी सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए जा रही है, और जिम्मेदारी दी गई है सतीश पुनिया को पंजाब की, जिनका स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतर है। वो किस तरीके से, कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा? और पंजाब के इलेक्शन के लिहाज से प्राची अगर बात करें तो बीजेपी के सामने अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन में जाएगी, अगर जाएगी तो किस फॉर्मूले के तहत, किस रूप में, नहीं जाएगी तो फिर क्या अकेले अपने दम पर वो इस प्रकार का माहौल बना पाएगी। वो एक आप कह सकती हैं कि बड़ा टास्क रहेगा बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी के लोग लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, खासतौर पर कुछ पॉकेट्स चुनकर उसमें ज़्यादा मेहनत की जा रही है। एससी कम्युनिटी में बहुत काम किया जा रहा है, ओबीसी कम्युनिटी में बहुत काम किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को आपने देखा कि वो लगातार वहाँ पर जाके जब भी उनको मौका रहता है पंजाब में ग्राउंड पर किसी न किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो की जा रही हैं। अब ऐसे में जब सतीश पुनिया को वहाँ पर, जो कि जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाहिर तौर पर पंजाब के फितरत के हिसाब से देखें तो हरियाणा पंजाब का जो राज्य है, हरियाणा में ऑलरेडी वो प्रभारी रहे हुए हैं, तो वो फितरत को, वो तासीर को समझते हैं, और उनकी जिम्मेदारी ये जरूर रहेगी कि वहाँ पर संगठन को मजबूती दे सके, नए नए लोगों को जोड़ सकें। लेकिन बड़ा टास्क बीजेपी के लिहाज से, जो बीजेपी के बड़े नेताओं को तय करना है कि क्या अकाली दल के साथ गठबंधन होगा तो उसमें फिर विलंब क्यों हो रहा है। कुल मिलाकर 27 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, और इन तैयारियों में पहला कदम यह है कि प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ में पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिस और नगर निगम की टीम पर लाठी डंडे, लोहे की जंजीर और पत्थर से अटैक किया गया। जिन लोगों ने हमला किया अब उनका हिसाब होना शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि प्रशासन अब आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है। जिन लोगों ने अटैक किया उनकी धरपकड़ भी तेज हो गई है। आरोपियों की तलाश में जगह जगह रेड डाली जा रही है। दरअसल 16 अगस्त को लखनऊ के पारा इलाके के बादलखेड़ा बुद्धेश्वर में नगर निगम की टीम पुलिस के साथ अवैध डेयरी हटाने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने लाठी डंडे, लोहे की रॉड, लोहे की जंजीर से पुलिस और नगर निगम की टीम पर अटैक किया। नगर निगम की गाड़ियों पर पथराव करके उसे तोड़ दिया। एक लड़के ने दरोगा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की, जबकि एक महिला ने लोहे की जंजीर से दरोगा के सिर पर वार किया है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि पुलिस पहुंची थी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर लखनऊ की है, और इस लखनऊ के पारा इलाके में सब इंस्पेक्टर का गला दबाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, एक युवक किस तरीके से एक दरोगा को जमीन पर बैठाकर गला दबाने की कोशिश कर रहा है, लगातार गला दबा रहा है। जानलेवा जो अटैक है वो एक पुलिसकर्मी पर किया गया है, दरोगा पर किया गया है। हालांकि अब इन पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है। जिस वक्त लड़का दरोगा का गला दबा रहा था वहां एक महिला भी मौजूद थी। उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी, जिससे दरोगा के सिर पर हमला किया जा रहा है। अब जंजीर से सिर पर हमले की वजह से दरोगा लहूलुहान हो गया। उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। दरोगा के सिर से कैसे खून बह रहा है वो आप लगातार देखिए।
लोहे की जंजीर से हमला किया गया है दरोगा के सिर पर और एक पुलिसकर्मी को गला दबाकर जानलेवा हमला एक पुलिसकर्मी पर करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो पुलिसकर्मी द्वारा ही बनाया गया है। हालांकि ये जो हमलावर हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, ये मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन गंभीर धाराओं में इन पर केस दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल खबर यह है कि पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। एफआईआर में उनकी पहचान खुशबुन और आफरीन के तौर पर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक खुशबुन के पास से घटना में इस्तेमाल लोहे की जंजीर बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस पर हमले के मामले में कुल 14 लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप है उनका नाम भी सुनिए। नामजद आरोपियों में अबरार उर्फ भूरे, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आसिफ, नसीम उर्फ जालिमुल्ला, रानू, जीशान और नफीस समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10-12 अज्ञात पुरुषों को भी मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। पुलिस और नगर निगम पर हुए हमले के बाद प्रशासन फुल एक्शन में है। बड़ी खबर ये कि आज फिर नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गई है। इस बार नगर निगम के साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। पारा इलाके के खेड़ा बुद्धवेश्वर से अवैध डेयरी को हटाया जा रहा है। लखनऊ शहर में अवैध तरह से भैंस और गाय पालने के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत पारा में नगर निगम की टीम और पुलिस वाले पर हमला हो गया। अब इस मामले में एफआईआर हो गई है। आज भी ये ड्राइव चल रही है। हमारे साथ नगर निगम के डॉक्टर मौजूद हैं। ये किस तरह की ड्राइव है और क्या मकसद है इसका? ये मैडम, ये हम लोग नगर निगम का अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पारा क्षेत्र अंतर्गत समस्त डेयरियों को हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। और अभी तक हम लोग यहाँ से लगभग 170 के आसपास भैंसे पकड़ा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, जो पारा में हुआ वो क्या हुआ, थोड़ा बयान। पारा में भी इसके पहले भी 16 तारीख को हमारे अभियान चल रहा था अवैध डेयरी का। उसी दौरान लगभग 200 के आसपास पशुपालकों ने हम लोग को आके घेरा और हम लोग की गाड़ियों पे पथराव किया, पत्थरबाजी की और कई उसमें हमारे साथियों को भी चोट लगी और इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी थोड़ी सी चोट लगी थी और सर्वर भी उनका फोड़ा गया था। तब पुलिस संख्या की बल कम थी। आज पूरे पर्याप्त पुलिस बल और पीएससी के साथ हम लोग आए हैं और यहाँ पर अवैध डेयरी को हटाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो लोगों ने हमला किया था उनके हाथ में लाठी, डंडे और क्या क्या चीजें थी? लाठी, डंडे और पत्थर थे। पत्थरबाजी उन लोगों ने की जिससे शीशे हम लोग की गाड़ी को टूटे और जंजीरों से भी उन्होंने हमारे यहाँ जो SHO थे उनको पीटा, SI को भी पीटा जंजीरों से। तो हमला उन लोगों ने पूरी तरह से किया था और इस बार हमारा पुलिस फोर्स और पूरी पीएससी पूरी मजबूत है और इसी तरह किसी तरह के हमले को टालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जंजीर, लोहे की रॉड, लकड़ी के डंडे, आप लोग जब ये ड्राइव चलाने, अभियान चलाने जाते हैं तो इस तरह की दिक्कतों का आए दिन सामना करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल मैडम, ये इन लोग के पास हमेशा इस तरह के लोग विरोध करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। और देख लीजिए कैसे इन लोगों ने रास्ता और नाली से पूरा ब्लॉक कर रखी है, पूरा गोबर से पूरा रास्ता ब्लॉक है और बारिश में खासतौर पर दिक्कतें होती हैं और जन स्वास्थ्य के लिए भी इसमें खतरा बना रहता है। इसलिए अवैध डेयरी को हटाने का अभियान नगर निगम द्वारा किया जाता है। इस तरह से ये अभियान चल रहा है और पुलिस है, पीएससी है, जिन लोगों ने यहाँ भैंसें पाल रखी हैं शहरी इलाके में गैर कानूनी तरीके से, वो अभी भी सड़क पे हैं और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पुलिस और पीएससी और जो नगर निगम की अपनी फोर्स होती है वो बड़ी तादाद में है, इसलिए आगे आने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही है। लेकिन पारा में जो घटना हुई उस दिन फोर्स कम थी, पुलिस नहीं थी, इसलिए इस तरह से हमला हुआ है। और अब जो यहाँ पर शहरी इलाके में इस तरह से भैंस पाली जा रही है जिससे नालियाँ सब ब्लॉक हो रही है, दिक्कत आ रही है, उसके खिलाफ अभियान है। और ये गाड़ियाँ हैं, इसमें ये भैंसें जो अवैध तरीके से पली थी जगह जगह पे, उनको पकड़कर ले जाया जा रहा है। और रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रुचि, आपकी रिपोर्ट में तो हमने देख लिया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या काम किया जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। जो कल हमला पुलिस वालों पर किया गया उसमें कार्रवाई कहां तक पहुंची है पुलिस की अभी तक? एफआईआर तो हो गई है और नेम्ड एफआईआर भी, और कुछ लोग अज्ञात हैं। पुलिस का कहना है कि जिनका नाम है उसमें उनको तो गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि सरकारी काम में बाधा डाली है और तोड़फोड़ भी की। जंजीरों से आपने देखा कि किस तरह से जंजीर से, लाठी डंडों से हमला हुआ है, साथ में गाड़ियां भी तोड़ी हैं।
तो पुलिस अब सबकी एक एक की पहचान करके, क्योंकि इसका वीडियो भी है, तो एक एक की पहचान करके पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस ये कह रही है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने इस तरह का काम किया है। लेकिन अगर आप नगर निगम से बात करेंगे तो जो भी ये ड्राइव जब भी चलाते हैं उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर ये काम, जैसे इस समय हम जहाँ खड़े हैं, ये पारा का इलाका है और यहाँ पे शहरी इलाका है, पूरी एक तरह से सड़क ही बंद कर रखी है, भैंसें पाल रखी हैं, जबकि आप शहर में कानून के मुताबिक भैंस नहीं पाल सकते हैं जी। तो बड़े बड़े दड़बे बना के भैंसों को पाला हुआ है। यहाँ पे पुलिस आती नहीं है और मज़ेदार बात यह कि बगल में थाना है, तब भी ये काम हो रहा है। तो नगर निगम को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कह रहे हैं जिसने भी ये किया है, हमला किया है, उनके खिलाफ अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ जिससे सख्त आगे कार्रवाई भी भी होगी। और अवैध अतिक्रमण किया है, गलत तरीके से पशुपालन किया गया है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी जांच में चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई एसआईटी जांच रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। मामले में पकड़े गए 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और जिन चंपत राय के नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे, एसआईटी की इस रिपोर्ट पे चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, ये कितनी बड़ी राहत है चंपत राय के लिए और क्या बातें एसआईटी में सामने आई हैं, किस आधार पर क्लीन चिट दी गई है चंपत राय को? देखिए, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है प्राची इस पूरे मामले का, क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रही थी। सवाल न सिर्फ राज्य सरकार पर उठा रही थी बल्कि केंद्र सरकार पर भी उठा रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो लोग भी दोषी होंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी क्रम में जो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, उसमें फाइनल रिपोर्ट है और उसमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है वो यही मिली है कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। यानी कि जो सीधा कनेक्शन है इन लोगों का इस पूरे गबन से, इस पूरी चंदा चोरी से, वो फिलहाल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जिन 8 लोगों को इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है, 8 जो आरोपी हैं वो फिलहाल जेल में है। उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि यही वो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में चंदा चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा से इस पूरे मामले में इनका सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है। यानी कि जो लोग चोरी कर रहे थे उसकी जानकारी फिलहाल किसी भी तरीके से चंपत राय को नहीं थी, अनिल मिश्रा को नहीं थी और उनका किसी भी तरीके का इन लोगों के ऊपर जो एक कहते हैं संरक्षण होना भी कम से कम नहीं पाया गया है। इसीलिए एसआईटी ने इस पूरे मामले में दोनों ही लोगों को क्लीन चिट दे दी है। और वो इस लिहाज से भी इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो न सिर्फ लोगों से बातचीत के आधार पर है, गवाहों से बातचीत के आधार पर है, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर है, सबूतों के आधार पर है। और इसीलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस पूरे मामले में क्लीन चिट पाना अपने आप में दिखाता है कि ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन है। और इस बड़े इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल बिल्कुल, और इन नामों को लेकर बड़ा संग्राम विपक्ष ने बना रखा था। अब देखना ही होगा कि इस खुलासे के बाद, इस जांच रिपोर्ट के बाद विपक्ष की अगली रणनीति क्या रहती है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात वंदे मातरम को लेकर छिड़े घमासान की। लगातार 2 समारोह में वंदे मातरम का संपूर्ण पाठ नहीं करने के बाद कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाएगी, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में संपूर्ण वंदे मातरम का पाठ होगा। पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा था। अब गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के 6 स्टैंजा में से सिर्फ 2 स्टैंजा का ही गायन किया। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने पूरे मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर हुए कंफ्यूजन पर सफाई दी। हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गलत गाया जा रहा था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि गलत नहीं गाना चाहिए। हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। सरकार चाहे तो इसके लिए जेल भेज दे। सरकारी कानून को, हम देश का कानून को मानते हैं, मगर हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम में हम सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाते हैं।
दो ही गाते रहेंगे। दो ही गाते रहेंगे, हमको जेल भेजे, कहीं भी भेजे। हम ये जो देशद्रोही लोग हैं, उससे हम देशभक्ति सीखने का तैयार नहीं है। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारा पूर्वजों ने हमको दिया है उसको आगे ले जाएंगे। तो सर, क्या सरकारी जो कार्यक्रम होंगे, क्योंकि सरकार का राजकीय, वहां पर भी दो ही स्टैंजा गाए जाएंगे कांग्रेस रूल स्टेट्स में? नहीं, जो सरकारी कार्यक्रम है वो कानून हम पालन करेंगे, वो जो सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। मगर कांग्रेस, जहां तक कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं सिर्फ दो ही स्टैंजा गाता हूं हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम में। सरकारी कार्यक्रम में वो सरकार जो करे वो बात अलग है। मगर ये देशद्रोही लोग हैं, आजादी के लड़ाई के खिलाफ थे, वंदे मातरम के खिलाफ थे, जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगा के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। इन लोगों से हम सीखना है। अगर हम गलत है तो जेल डालने दीजिए। तो जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन पूरा वंदे मातरम 6 स्टैंजा नहीं बजेंगे। कांग्रेस का कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाएंगे नहीं हम, पक्का है। जो गाए न गाए वो बात अलग है। जहां तक कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैं कर्नाटक में इसको सिर्फ 2 स्टांजा ही गाता हूं, 4 नहीं गाता हूं। जो करना है करने दीजिए। तो कानून से ऊपर हो गए? कानून के ऊपर नहीं है। ये जो 2 चीज है, संविधान में हमारा हक है, जो हम आजादी के जो स्पिरिट है उसको मरने नहीं देंगे। आजादी का जो स्पिरिट था उसको मारने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। 15 अगस्त का कार्यक्रम था, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन थी या असहजता था जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था? कहाँ पे? दिल्ली इंदिरा भवन में जो इंदिरा भवन में कार्यक्रम हुआ, वो गलत गा रहा था लोग। तो सोनिया गांधी जी ने बोला गलत मत गाना है, ठीक गाना है करके सोनिया जी बोले हैं। और खरगे साहब ने तो 85 ईयर ओल्ड है, उसको बहुत देर खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसको चेयर पूछा है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में एक प्रोफेसर पर अटैक हुआ है। एक रिसर्च स्कॉलर ने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा है। इस मामले में आरोपी छात्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थप्पड़ कांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रोफेसर बिल्डिंग में एंटर करते हैं, वैसे ही आरोपी छात्र प्रोफेसर पर टूट पड़ता है। हालांकि इस दौरान बीच बचाव की कोशिश भी होती है, लेकिन आरोपी हंगामा करता रहता है। प्रॉक्टर के आदेश के बाद आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इसे लेकर डीयू के टीचर्स में गुस्सा है, वो शिक्षकों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी का ये मामला है, जहां एक रिसर्चर एक प्रोफेसर पर थप्पड़ मारता है, प्रोफेसर को थप्पड़ मारता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रोफेसर जैसे ही निकल रहे हैं, रिसर्चर वहाँ पहले से ही मौजूद था, ये छात्र पहले से ही मौजूद था और फिर प्रोफेसर पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। हालांकि वहाँ मौजूद जो बाकी स्टूडेंट्स थे, जो बाकी लोग थे, वो इसे पीछे करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस आरोपी छात्र को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद अब डीयू के प्रोफेसर उसमें गुस्सा है और वो शिक्षकों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जाहिर बात है, अचानक से कैंपस में आकर एक छात्र एक शिक्षक पर ऐसे ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बौछार कर दे तो शिक्षकों का गुस्सा होना जाहिर है। बीजेपी की नई टीम बनाने के लिए नितिन नवीन को पूरे 210 दिन क्यों लगे, 6 महीने क्यों लगे? बीजेपी की नई टीम में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है? बीजेपी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि नितिन नवीन की ये टीम नए जमाने के हिसाब से बनाई गई है। अब इस टीम की लड़ाई नए जमाने के दिमागी नक्सलियों से है। ये टीम दिमागी नक्सलियों की टीम पर सबसे तगड़ा अटैक करेगी। बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को पूरा ही बदल दिया है। छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक महस्के अब इसके हेड हैं। 27, 28 और 29 बीजेपी के लिए ये 3 साल बहुत अहम है। 27 में 7 राज्यों में चुनाव है, 28 में 9 राज्यों में है और 29 में तो पूरे देश में ही चुनाव है। ये नई टीम 27, 28, 29 में लड़ने के लिए बनाई गई है और ये लड़ाई दिमागी होगी। बीजेपी ने नई टीम बनाने से पहले कितना दिमाग लगाया, कैसे ये टीम चुनी गई और इस टीम को क्या टारगेट दिया गया, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी के स्पेशल 65 की लिस्ट आई। मोदी विरोधियों के इकोसिस्टम में, दिमागी नक्सलियों के इकोसिस्टम में खौफ क्यों इतना हाई? कौन है मोदी के ये स्पेशल 65 जो 26 से आगे की लड़ाई लड़ेंगे, 2030 में जीत की स्क्रिप्ट लिखेंगे, दिमागी नक्सलियों के प्रोपेगेंडे को
ध्वस्त करेंगे। नरेंद्र मोदी की नई टीम के पास ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस भी है, जबरदस्त एनर्जी भी है, ग्रास रूट कनेक्ट भी है और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम पर बहुत भारी पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सलवाद, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, हम सब दिमागी नक्सल। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ दिमागी नक्सल टर्म कॉइन किया। इसके बाद चिदंबरम ने खुद अपने लिए यह क्यों कहा कि हां, मैं एक प्राउड दिमागी नक्सल हूं। नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर केजरीवाल ने क्यों कहा कि हां, मैं हूं दिमागी नक्सल। 60 घंटे से मोदी विरोधी इकोसिस्टम तिलमिलाया हुआ है। कोई खुद को दिमागी नक्सल कह रहा है तो कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो किसे कहा। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। अर्बन नक्सल के बाद दिमागी नक्सल, इनकी पहचान क्या है, ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये क्या क्या करते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा है कि इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना ही होगा, इन्हें अलग थलग करना ही होगा, इनसे सावधान रहना ही होगा, इनसे लड़ना ही होगा। दिमागी नक्सल वो हैं जो 19 दिनों तक संसद को हाईजैक करके रखते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करके सियासी संकट करते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो नक्सली माओवादी विचारधारा को वैध ठहराते हैं, हिंसा या अराजकता को बढ़ावा देते हैं, युवाओं के दिमाग को प्रभावित करते हैं। ऐसे दिमागी नक्सल 14 से पहले सत्ता के गलियारों में थे और आज भी संस्थाओं के आसपास भटकते रहते हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाली विचारधारा को समर्थन देते हैं। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। ये वो दिमागी नक्सल हैं जो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, भारत के संविधान को रिजेक्ट करते हैं। ये दिमागी नक्सल अलगाववाद के साथ खड़े दिखते हैं, धारा 370 का समर्थन करते हैं। ये दिमागी नक्सल चिकन नेक को काटने की बात कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की धमकी देते हैं। मोदी के दिमागी नक्सल वाले इन दो शब्दों ने पिछले 60 घंटों से इस पूरे इकोसिस्टम को बौखला रखा है। मोदी ने किसी विपक्षी दल के नेता को दिमागी नक्सल नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के पी चिदंबरम का पोस्ट पढ़कर ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर खुद भी ये जानते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं की हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं। जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। ये वही पी चिदंबरम है जो खुद किसी जमाने में मान चुके हैं कि माओवादी को बौद्धिक समर्थन देने वालों की वजह से उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। और अब इन्हीं लोगों को जिन्हें लगता है कि वो दिमागी नक्सल की श्रेणी में आते हैं, वो पिछले 60 घंटे से खुद ब खुद अपने आप को दिमागी नक्सल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कैमरे पर आकर मोदी को कोस रहे हैं। अभी भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी डिफाइन करें हु इज अ दिमागी नक्सल, हु इज अ दिमागी नक्सल, उसकी खूबियां क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं अंतर्निहित। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं। दिमागी नक्सल, अरे साहब अर्बन नक्सल
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम था आपके हिसाब से, तो पीएचडी प्रोग्राम हो गया दिमागी नक्सल। जिनको दिमाग होगा ना, उन लोगों के हकूक के लिए बोलेंगे। आप उन्हें नक्सल कहें, राष्ट्रद्रोही कहें, विरोधी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आप हकीकत को छुपा नहीं पाएंगे। अभी 19 अगस्त को तेजस्वी जी ने कॉल दिया है राजभवन मार्च का, कह देना हम सब दिमागी नक्सल। इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, वो उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। जिस धर्म के अंदर सहिष्णुता हो, जिस धर्म के अंदर ये कहा गया हो वासुदेव कुटुंबकम, वो उसके अंदर एक दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों के लिए नफरत बढ़ते हैं। ये नक्सलवाद के लोग आपके यहाँ हैं, उस दिमागी नक्सलवाद के लोग हमारे यहाँ नहीं हैं। देखिए, जो दिमागी नक्सल हैं, जो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो कभी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी नक्सलिज्म को गरीबी से जोड़कर बड़े बड़े लेख लिख देते हैं, ऐसे लोगों की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया। लेकिन उड़ता तीर कांग्रेस ने ही ले लिया है, पकड़ लिया है। वो कहते हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। कैसी सोच है। और पी चिदम्बरम तो गृह मंत्री भी रहे, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह की जबान उन्होंने कांग्रेस के लिए बोली है। ये दिमागी नक्सल का जो झुंड है, वो अगर दिमागी जिन्ना के कुंड में जो है वो फंस जाएगा तो इसी तरह की बातें करेंगे। अब दिमागी नक्सलियों का जो झुंड है वो दिमागी जिन्ना के कुंड में घुसता जा रहा है, और वो बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी जिन्ना हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी एंटी नेशनल हूँ, मैं भी दिमागी जो है वो देश के खिलाफ जो है वो देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन का धुरंधर हूँ। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है, और इस प्रतिस्पर्धा में ये खुद ही चारों खाने चित हो रहे हैं, खुद ही जो है एक्सपोज हो रहे हैं। ये वही दिमागी नक्सल है जिन्हें जंतर मंतर पर तो छात्र नजर आते हैं, लेकिन झारखंड में छात्र दिखाई नहीं देते। जिन्हें सीजेपी वाले दिखाई देते हैं, जंतर मंतर की लाठी दिखाई देती है, लेकिन झारखंड के शांति प्रिय प्रदर्शनकारी नजर नहीं आते। झारखंड के छात्रों की शरीर पर लाठी की चोट नजर नहीं आती। दिमागी नक्सल वो भी हैं जिन्हें हाफिज में साहब नजर आता है, जिन्हें याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिन्हें ओसामा में जी नजर आता है, जिन्हें जाकिर नाइक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिन्हें इशरत जहां में बेटी नजर आती है, जिन्हें बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, जिन्हें भारत की सेना प्रमुख में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है, और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। जिन्हें गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं, यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे। उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदम्बरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल, और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा, और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु
किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। देश में हथियार बंद नक्सलवाद कमजोर हुआ, लेकिन वैचारिक स्तर पर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। दिमागी नक्सल इस वक्त भी देश के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पर उतरकर सिस्टम के खिलाफ होने को कह रहे हैं, कानून को हाथ में लेकर सड़कों पर कोहराम मचाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। सीजेपी इसका एक चैप्टर था जो जंतर मंतर के बाद बीजेपी शासित कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में राउंड भी नहीं लगा रहा है, उसका पूरा फोकस बीजेपी की सरकारों पर ही है। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति, सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। अब इस इकोसिस्टम के सारे कैरेक्टर एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। नेताओं में खुद को दिमागी नक्सल साबित करने की होड़ मची है। अब तो सीजेपी वाले भी दिमागी नक्सल के अलग अलग डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में अचानक से दिमागी नक्सल ट्रेंड करने लगा है। जो उस विचारधारा से इत्तेफाक रखता है वो अपने हैंडल्स के नाम से लेकर अपने पोस्ट में भी प्राउड टू बी दिमागी नक्सल ट्रेंड कराने लगा है। यानी मोदी जी ने जो कहा उसमें एक अलग नैरेटिव फिट करके यूथ के बीच परोसने की कोशिश हो रही है। पूरे विपक्ष को आग लगी पड़ी है। दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, जितना मैं समझता हूं उतना यह है कि जो अराजकता में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आंदोलन के नाम पर अराजकता पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नक्सली मानसिकता के साथ जी रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति दर्ज की है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि चिदंबरम साहब जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं वो अपने आप को अराजक साबित करने में क्यों गौरवान्वित हो रहे हैं। अगर वो और उनकी पूरी पार्टी और उनके सारे नेतृत्व अराजक महसूस कर रहा है और अराजक होना चाहता है, हिंसा में विश्वास करता है, तो वो स्पष्ट करे। मोदी सरकार देश के युवाओं को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना चाहती है और देश की यंग जनरेशन के विचार और उनके युवा मन को दूषित करने वाले इकोसिस्टम से भी बचाना चाहती है। इस दिशा में बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 मेंबर्स वाली जो नई टीम बनाई है उसमें एक्सपीरियंस, एनर्जी और कनेक्ट पर खास फोकस रखा गया है। पूरा फोकस लॉन्ग टर्म पर है। टारगेट पर 2030 है और इस नई टीम का लक्ष्य मोदी विरोधी दिमागी नक्सलियों के नैरेटिव को पंक्चर करना है। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं। तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही
अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता है, इनको भी इस टीम में जगह मिली है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये जो हमारी टीम है, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य है, उन कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम ये टीम करेगी, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी जानती है कि 2030 की लड़ाई अगर जीतनी है तो न सिर्फ नैरेटिव बनाने के मामले में आगे रहना होगा, बल्कि दिमागी नक्सल के बनाए फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना होगा। ये कैसे होगा? अब इससे बीजेपी की नई टीम के कुछ चेहरों के सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से समझिए। छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक म्हस्के को अमित मालवीय की जगह बीजेपी की सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली में यह इंप्रेशन था कि भूपेश बघेल वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नितिन नवीन ने इंचार्ज रहते हुए वो चुनाव पलटा और दीपक म्हस्के उस टीम के सोशल मीडिया कैंपेन के ब्रेन थे। दीपक म्हस्के की टीम में प्रीति गांधी, आलोक भट्ट जैसे नाम है। ये डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जाने जाते हैं। मीडिया कन्वीनियर अनिल बलूनी प्लस प्रदीप भंडारी प्लस दीपक म्हस्के वाली बीजेपी की सोशल मीडिया टीम सीधे डिजिटल वॉरफेयर के लिए तैयार है। ये लोग रियल टाइम फैक्ट चेक, काउंटर वीडियो, डेटा आधारित पोस्ट और ट्रेंडिंग हैशटैग चला सकते हैं। सीजेपी जैसे अकाउंट्स या इस जैसे दूसरे अकाउंट्स के फैलाए दावों का जवाब देकर नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, संबित पात्रा जैसे नेताओं के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये सीधे जनता तक पहुंच बना सकते हैं, विपक्षी आरोपों का तुरंत जवाब दे सकते हैं और बीजेपी की टाइमलाइन को वायरल बना सकते हैं। संबित पात्रा और प्रदीप भंडारी डिबेट्स में आक्रामक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बीएल संतोष और नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरीज की मौजूदगी में बीजेपी की ग्रास रूट मशीनरी बहुत मजबूत रहेगी। डिजिटल नैरेटिव को मैदान में वोट में बदलने का काम संगठन करेगा। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान करेंगे? देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इससे हमारी जो 3 लोगों की टीम बनी है और भी देश भर के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता अन्य अन्य राज्यों में हैं, सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में ये भी अपने नए आयाम के साथ नई भूमिका निभाएंगे। ये जो टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, ये मल्टी डायमेंशनल टीम है। हर क्षेत्र में पारंगत लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इसलिए सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से मैंने जीवन शुरू किया और जब जब जिस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे काम दिया, मैंने उसको शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के संगठन में शामिल होना सौभाग्य भी है और मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की, उसको पूरा करने के लिए पार्टी ने सोचा है कि मैं राजस्थान से बाहर एक बड़े दायरे में काम करूं। अवसर मिला था हरियाणा का, बिहार का, दिल्ली का, उन सब अपेक्षाओं को पूरा किया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक आनंद का, परिवार का, मित्रों का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पार्टी के केंद्रीय संगठन में अपनी भूमिका निभा सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य है। देखिए, चुनाव 2027 और जो 5 प्रदेशों में होने जा रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से फतेह करेंगे और उनमें फिर भाजपा स्थापित होगी। देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो और दायित्व कोई भी हो, बड़ा छोटे से नहीं होता है। काम करना
और आज जो ये जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निभाए हैं और जो विश्वास केंद्र ने हम पे किया है उस विश्वास को हम बनाए रखें और जो उद्देश्य जो ध्येय जिसके लिए हम लगे हैं और समाज और देश हित में काम करना। बीजेपी की नई टीम अनुभवी संगठनकर्ताओं, मीडिया सेवी, डिजिटल एक्टिव चेहरों का मिश्रण है और अब इस टीम का टास्क दिमागी नक्सलियों के फैलाए नैरेटिव को ग्राउंड पर, सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर, हाशिए पर धकेलने का होगा। बीजेपी के काउंटर नैरेटिव को मजबूत करने का होगा और अल्टीमेट फोकस विपक्षी हमलों का तेज जवाब देने पर होगा।